हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल IAS फर्स्ट पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 20 मई 2026 के करंट अफेयर एनालिसिस की। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला न्यूज़ है, सिंगापुर ओवरटेक्स UAE इन इंडियाज एक्सपोर्ट ट्रेड। यानी भारत के निर्यात व्यापार में सिंगापुर ने UAE को पीछे छोड़ दिया है। कॉन्टेक्स्ट की बात करेंगे तो दोस्तों, फारस की खाड़ी में जारी भू राजनीतिक उथल पुथल और लंबे समय से चल रहे नौवहन संकट के बीच यानी शिपिंग का जो संकट चल रहा है, भारत के व्यापार ढांचे में एक बड़ा बदलाव देखा गया है। सिंगापुर आधिकारिक तौर पर संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE को पीछे छोड़कर भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य यानी एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बन गया है। तो दोस्तों, पहले पे कौन है? पहले पे USA है, दूसरे रैंक पर चीन है और तीसरे पे जो पहले UAE था अब सिंगापुर हो गया है। ये भी याद रखना। अब दोस्तों, अब ये बदलाव का कारण क्या है, इसका हम विश्लेषण कर लेते हैं जो कि न्यूज़ में आया है। तो दोस्तों, पहला कारण है खाड़ी देशों का पारगमन संकट यानी द गल्फ ट्रांजिट शॉक। दोस्तों, बाब अल मंदेब और हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास बढ़ते तनाव और असम्मित संघर्षों के कारण समुद्री बीमा प्रीमियम और माल ढुलाई शुल्क में भारी वृद्धि हुई है। इसी वजह से निर्यातकों ने पूर्व का रुख करना शुरू कर दिया है। दूसरा है सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक इकोसिस्टम। तो दोस्तों, सिंगापुर भारत के तेजी से बढ़ते इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर मॉड्यूल और उच्च मूल्य वाले इंजीनियरिंग सामानों के लिए एक प्रमुख ट्रांसशिपमेंट हब और उपभोक्ता गंतव्य के रूप में उभरा है। और तीसरा है CECA का उपयोग। भारत सिंगापुर व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते यानी CECA पर निर्भरता बढ़ने से गैर टैरिफ व्यापार बाधाएं काफ़ी कम हुई है। तो दोस्तों, ये जो तीन मुख्य कारण थे, यही इस बदलाव का प्रमुख वजह भी है। अब UPSC मुख्य परीक्षा के लिए मुख्य पॉइंट्स क्या हैं इस टॉपिक से, वो हम देख लेते हैं जो कि एडिटोरियल में भी आया है। तो पहला है दोस्तों की रणनीतिक व्यापार विविधीकरण यानी स्ट्रेटेजिक ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन की बात की गई। तो यह आर्थिक बदलाव भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अनुरूप पूर्वी एशिया की ओर संरचनात्मक झुकाव को दर्शाता है। पारंपरिक पश्चिम एशियाई व्यापार गलियारों पर अत्यधिक निर्भरता भारत को भू राजनीतिक जोखिमों के प्रति संवेदनशील बनाती है। ऐसे में व्यापार का विविधीकरण एक आर्थिक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है। तो दोस्तों, UPSC की मुख्य परीक्षा के लिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला न्यूज़ है, डेप्थ ऑफ वीक रुपी एंड RBI इंटरवेंशंस यानी कमजोर होते रुपए की स्थिति और RBI के हस्तक्षेप। दोस्तों, GS पेपर 3 का ये सब्जेक्ट है, ये टॉपिक है। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है ये भी जान लेते हैं। तो दोस्तों, द इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि भारतीय रुपया लगातार संरचनात्मक गिरावट के दबाव का सामना कर रहा है। हालांकि RBI अत्यधिक उतार चढ़ाव को रोकने के लिए अपने विदेशी मुद्रा भंडार के साथ नियमित रूप से हस्तक्षेप करता है, लेकिन अर्थशास्त्रियों का मानना है कि यह बुनियादी समष्टि आर्थिक असंतुलन यानी मैक्रो इकोनॉमिक इम्बैलेंस यह पूरी तरह छिपा नहीं रह सकता है। और इसमें इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि ये जो गिरावट है इसके संरचनात्मक यानी स्ट्रक्चरल ड्राइवर्स क्या हैं, संरचनात्मक कारक क्या हैं, ये भी बताया गया है। तो पहले वो देख लेते हैं। तो पहला है द एनर्जी शॉक यानी वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की ऊंची कीमतें डॉलर के लिए भारत की मांग को लगातार बढ़ाए रखती है। दूसरा है यील्ड स्प्रेड यानी अमेरिकी फेडरल रिजर्व और RBI की ब्याज दरों के बीच कम होता अंतर, अचानक पूंजी की निकासी यानी विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा भारतीय संपत्तियों को बेचना, ये सब जो है भारतीय रुपए को कमज़ोर करने की ओर बढ़ावा दे रहे हैं। तो दोस्तों, मुख्य परीक्षा के हिसाब से भी कुछ मूल्यांकन इसमें किया गया है। एक पॉइंट दिया गया है जो आपको येलो में हाईलाइट करते हुए दिख रहा है, आप उसे भी देख लीजिए। तो इसमें यही कहा गया है कि अल्पकालिक स्थिरता पैनिक को रोकती है, लेकिन विनिमय दर का अत्यधिक प्रबंधन करने से देश का विदेशी मुद्रा भंडार खाली होने का जोखिम रहता है। एक स्वाभाविक रूप से समायोजित होने वाली लचीली मुद्रा वैश्विक व्यापक आर्थिक संकटों के दौरान एक शॉक एब्जॉर्बर के रूप में कार्य करती है यानी झटका सोखने वाली। तो यही चीज़ है कि हमें लॉन्ग टर्म में देखना होगा, शॉर्ट टर्म में नहीं देखना है। अगला न्यूज़ है, द राइज ऑफ कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट्स इन इंडिया यानी भारत में कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजारों का उदय। ये भी GS पेपर 3 का ही टॉपिक है। कॉन्टेक्स्ट क्या है, या बोल सकते हैं कि ये जो पेपर में आया है इस आर्टिकल में सबसे पहले यही बताया गया है कि इसकी मूल समस्या क्या है। तो वो देख लेते हैं। तो दोस्तों, भारत का घरेलू बुनियादी ढांचा यानी इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, बैंकिंग क्षेत्र की थकान या बोल सकते हैं ट्विन बैलेंस शीट सिंड्रोम, ये सब के कारण गंभीर रूप से बाधित हुआ है। मतलब भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है। बैंक पारंपरिक रूप से अल्पकालिक
से मध्यम अवधि के ऋण के लिए बने होते हैं, जिसके कारण वे बुनियादी ढांचे की 25 वर्षीय लंबी परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए अनुपयुक्त होते हैं। इससे बैंकों के लिए गंभीर परिसंपत्ति देयता बेमेल यानी एसेट लायबिलिटी मिसमैच की स्थिति पैदा हो जाती है। और अगर वर्तमान में जो कॉर्पोरेट बॉन्ड का महत्व क्यों बढ़ रहा है, पहले उस पर भी देख लेते हैं, जो कि न्यूज़ में आया है। वाई कॉर्पोरेट बॉन्ड्स मैटर नाउ। तो दोस्तों, पहला ये है कि ये दीर्घकालिक बुनियादी ढांचा वित्त पोषण के बोझ को वाणिज्यिक बैंकों से हटा देते हैं, समझे। दूसरा है कि ये बीमा कंपनियों और पेंशन फंडों यानी PFRDA EPFO से जुड़े विशाल घरेलू संस्थागत पूंजी कोष के रास्ते खोलते हैं। अब आगे बात करेंगे हम स्ट्रक्चरल रोड ब्लॉक्स टू सॉल्व, यानी दूर की जा सकने वाली संरचनात्मक बाधाएं क्या क्या हैं, इसकी भी बात कर लेते हैं। तो पहला है AA रेटिंग का जाल। दोस्तों, भारतीय बॉन्ड पारिस्थितिकी तंत्र यानी जो इंडियन बॉन्ड इकोसिस्टम है, उसमें अभी भी जोखिम लेने से बहुत बचा जा रहा है। लगभग सारा पूंजी केवल शीर्ष स्तर की AAA या फिर AA रेटिंग वाली कॉर्पोरेट संस्थाओं की ओर जाती है, जिससे अत्यधिक जोखिम वाली और लंबी अवधि की बुनियादी ढांचा परियोजनाएं नकदी की कमी से जूझती रह जाती हैं। दूसरा है तरलता की कमी वाला द्वितीयक बाजार यानी इललिक्विड सेकेंडरी मार्केट। दोस्तों, खुदरा निवेशक यानी रिटेल इन्वेस्टर्स के पास इस बाजार से बाहर निकलने के लिए आसान विकल्प नहीं होते, क्योंकि शेयर या सरकारी बॉन्ड के बाजार की तुलना में कॉर्पोरेट बॉन्ड जारी होने के बाद उनका द्वितीयक व्यापार बहुत कम होता है। तो दोस्तों, यही 2 पॉइंट हैं जो बताया गया है कि इससे जो संरचनात्मक बाधाएं हैं वो दूर हो सकती हैं, तो इसे भी आप नोट कर लीजिए। अगला न्यूज़ है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एंड रिप्रोडक्टिव चॉइस, यानी संवैधानिक नैतिकता और प्रजनन संबंधी विकल्प। दोस्तों, ये GS पेपर 2 का टॉपिक है और कॉन्टेक्स्ट क्या है वो जान लेते पहले। तो दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के हालिया बयानों से प्रेरित होकर द हिंदू ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता के दायरे में एक महिला के प्रजनन संबंधी विकल्पों की विस्तार लेती कानूनी सीमाओं का विश्लेषण किया है। दोस्तों, ये हिंदू में छपा हुआ एडिटोरियल है। इसके अलावा द हिंदू ने एक चीज और बताई है, वो ये कि आर्टिकल 21 जो जिसे जीने का अधिकार बोलते हैं, इसमें ही ये प्रजनन का अधिकार भी शामिल होना चाहिए। और इसमें शामिल क्या है, इसमें शारीरिक स्वायत्तता और निजता भी है, जिसका अर्थ क्या होगा, जिसका अर्थ ये है कि प्रजनन संबंधी चयन का अबाधित अधिकार भी मिलना चाहिए। तो घूम फिर के वही है कि आर्टिकल 21 को मुख्य बिंदु बनाया गया है। अब दोस्तों, इस आर्टिकल में और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। एनालिटिकल पिलर्स फॉर UPSC मेंस आंसर राइटिंग के लिए एक तरह से बोल सकते हैं। तो पहला है डिसीजनल ऑटोनॉमी स्टैंडर्ड यानी निर्णयात्मक स्वायत्तता का मानक। दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय ने प्रजनन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण को राज्य द्वारा विनियमित चिकित्सा अनुमति ढांचे से बदलकर निजता और शारीरिक स्वायत्तता के लिए अंतर्निहित मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित किया है। दूसरा, संवैधानिक नैतिकता बनाम सामाजिक नैतिकता, यानी न्यायपालिका इस बात को दोहराती है कि संवैधानिक निर्णयों को स्वतंत्रता और समानता के प्रगतिशील मूल्यों द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए और महिलाओं के व्यक्तिगत प्रजनन विकल्पों पर रूढ़िवादी सामाजिक वर्जनाओं या नैतिक पुलिसिंग को पूरी तरह से खारिज किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, ये जो बातें हैं ये मेंस आंसर राइटिंग में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आपके आंसर को 4 चांद लगा सकते हैं, और ये द हिंदू में बताया गया है कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, कुछ और छोटे छोटे पॉइंट थे जिसे मैंने स्लाइड में इंक्लूड नहीं किया है, लेकिन एक ये है कि उसमें आज के न्यूज़ में जैव आतंकवाद यानी बायो टेररिज्म प्रिपेयर्डनेस की भी बात की गई थी, जो कि GS पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है। तो जैव आतंकवाद क्या होता है वो हम जान लेते। तो दोस्तों, व्यापक बीमारी या मृत्यु फैलाने के उद्देश्य से जैविक एजेंट यानी वायरस, बैक्टीरिया या कोई भी विषाक्त पदार्थ हो, इन सब का जानबूझकर किया गया प्रसार ये जैव आतंकवाद की श्रेणी में आता है। और पारंपरिक युद्धों के विपरीत जैविक हथियार बनाने और फैलाने में सस्ते होते हैं, आसानी से छिपाए जा सकते हैं और इनका प्रभाव बहुत ही भयानक और व्यापक होता है। और भारत में कानूनी कमी भी है। भारत के पास जैव आतंकवाद से निपटने के लिए कोई समर्पित स्वतंत्र कानून नहीं है। वर्तमान प्रोटोकॉल आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और ब्रिटिश काल के महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत ही खंडित रूप में मौजूद है। तो ये जो बायो टेररिज्म है ये मेंस के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है। आपने अगर सुन लिया है तो धीरे से उसे नोट भी कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, आज का न्यूज़ यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ठीक है, चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।